गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी सीए इंटर और चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं हम रिटर्न्स। चैप्टर नंबर 15 है रिटर्न्स का। तो आप लोग रिटर्न के मैकेनिज्म के बारे में पहले के चैप्टर्स में बहुत कुछ समझ चुके हो। तो पहले हैंड रेस करके बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न और आप उसके बारे में क्या जानते हो, फिर हम आगे से बढ़ेंगे। बोल में वेरी गुड। इसने नोट्स की पहली लाइन पढ़ ली कि रिटर्न्स क्या है। एक मैकेनिज्म है जिससे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को। और क्या जानते हो आप रिटर्न्स के बारे में? इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है हमारी लाइबिलिटी, जिसमें हम ये डेटा प्रोवाइड करते हैं कि हमने कितने का माल सेल करा है और हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटी है। तो यार इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम तो, कि हमने कितने का माल खरीदा, उसमें हमारे को कितने का इनपुट मिला, हमने कितने का माल बेचा, उसमें हमारे ऊपर कितने की आउटपुट की लाइबिलिटी आ गई, वो आउटपुट को हम किस इनपुट से किस लेवल पे एडजस्ट कर रहे हैं और कितना टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम किस पे बताएंगे, रिटर्न्स में बताएंगे। और कुछ सर हमने ये पढ़ा है कि रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कि अगर हम जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। और अलग अलग असेसीज, अलग अलग टैक्स पेयर के जो अलग अलग कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग जीएसटी के रिटर्न के नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहे हैं। और कुछ वेरी गुड, ये भी दिख रहा है कि कहीं पे? ठीक है, मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। और कुछ आखिरी में एनुअल रिटर्न तो भाई करना ही पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ जो आपको पता है वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए कितना हम समझते हैं और उसके आगे से उसी लेवल से अपन स्टार्ट कर सकें। और कुछ रिटर्न में अगर कोई भी चेंज करना है तो 30 नवंबर तक अपन कर सकते हैं। और रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होती है। वेरी गुड, ये शायद लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड, रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी, उससे कोई छुटकारा नहीं है। मतलब अगर यूँ समझ लो कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी है तो भी नील रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो जब आप रिटर्न के टैब पे क्लिक करोगे वहाँ ऊपर ही एक चेक बॉक्स आएगा नील रिटर्न का। आप नील रिटर्न पे क्लिक कर दोगे तो सारी फील्ड्स वो होते हैं ना, नहीं सारी फील्ड्स हाइड हो जाती है, तो फिर वो क्लिक नहीं कर सकते उसके ऊपर और वो रिटर्न फिर सबमिट कर दो, नील रिटर्न सबमिट हो जाएगा आपका। और कुछ बिना रिटर्न फाइल करे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, वेरी गुड। फिर GSTR1, GSTR2, GSTR3 के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए, GSTR2 इनवर्ड सप्लाई के लिए, उसमें वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है क्योंकि सब लोग अपना GSTR1 फाइल करते हैं तो GSTR2 ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और आपको शो हो जाता है। फिर GSTR3B में 1 का आउटपुट और 2B का इनपुट अपन क्लेम करते हैं और फिर सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ जानते हो आप लोग? इसकी डेट्स होती क्या है? सर इनकी ड्यू डेट्स जो होती है वो होती है 13, 20, 22, 24 और IFF मंथली और क्वार्टरली वालों के लिए 24 है। और कुछ ये वो असेसिंग कुछ भी कर सकता बिना किसी ये ऑब्वियसली बहुत सही पॉइंट है। रिटर्न फाइल करना टैक्स पेयर की पर्सनल लायबिलिटी है और सरकार ने जो मैकेनिज्म बना रखा है वो उसके पर्सनल लायबिलिटी के अगेंस्ट में ही बना रखा है कि वो जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करे और उस लॉगिन आईडी से खुद वो उसने अपना आईडी अपना पासवर्ड क्रिएट करा है, खुद रिटर्न फाइल करे। लेकिन जो प्रैक्टिस चल रही है, जो गलत प्रैक्टिस है वो क्या है कि ये अपना लॉगिन आईडी, अपने तिजोरी की चाबी कंसल्टेंट को सौंप देता है, कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करता है। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जो कंसल्टेंट रिटर्न फाइल कर रहा है वो रिटर्न एज अ कंसल्टेंट फाइल नहीं करता, वो एज अ असेसी ही रिटर्न फाइल करता है। माना जाता है कि असेसी ने ही रिटर्न फाइल किया है। हाँ, इसका एक मैकेनिज्म आ चुका है जो अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो वो नहीं होगा आपके सिलेबस में, होगा तो पढ़ेंगे, शायद नहीं है, बुक में भी नहीं देखा ना आप लोगों ने, नहीं है।
TRP बोलते हैं इसको, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। GST ने अब आप तो नहीं, आप सब तो पास हो जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। जो नहीं हो पाएंगे, इंटर पास हो जाते हैं, फाइनल नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि एक बीच का एजेंट क्रिएट कर दिया आधार के ई मित्र की तरह, कि उसको बोलेंगे टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। अब आप जाके टैक्स रिटर्न प्रिपेरर से अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हो। टैक्स रिटर्न प्रिपेरर है, फाइलर नहीं है। वो आपके बिहाफ पे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर देगा, जो आपके लॉगिन आईडी पे आपको पॉपअप हो जाएगा। आप उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। ये पढ़ा है, मेरे को तो ध्यान है, इनकम टैक्स में पढ़ा है अपन ने, कि GST में ही पढ़ा है, GST में ही पढ़ा है। कौन सी उसमें? चलो GST में भी सेम टू सेम है, कोई बात नहीं, जो भी है वो GST में भी है कि मैं सरकार से एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ले सकता हूँ एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर का। अब आप लोग क्या करोगे, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो अपने कॉमन पोर्टल पे जाएंगे। कॉमन पोर्टल पे जाके वो लोग कॉमन पोर्टल पे जाके वहां पे एक मेन्यू में ऑप्शन रहेगा अपॉइंट टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। जैसे ही आप अपॉइंट करोगे तो मेरे कॉमन पोर्टल पे एक फ्लैश शो हो जाएगा कि सो एंड सो पार्टी ने आपको एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर अपॉइंट किया है। डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट? मैं कहूँगा ऑब्वियसली एक्सेप्ट, यही तो मेरा काम काज है, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। अब एक्सेप्ट करके मेरे लॉगिन पोर्टल पे ये फैसिलिटी आ जाएगी कि उस पार्टी का GST रिटर्न मैं यहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके मैं यहाँ से मेरे पोर्टल से क्या कर दूंगा, उसका रिटर्न प्रिपेयर कर दूंगा। प्रिपेयर करके जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो वो GST के पास सबमिट नहीं होता है, वो सबमिट होता है उस पार्टी के पास। अब उस पार्टी को पॉपअप आएगा कि उस टैक्स रिटर्न प्रिपेरर ने आपका रिटर्न प्रिपेयर कर दिया है, आप चेक कर लो, डिस्प्ले कर लो, चेक कर लो, सही है तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। तो वो भी एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे ही एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा तो सबमिट का बटन, एक्सेप्ट करते ही सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, आप सबमिट कर सकते हो। तो बनाया इन्होंने और सबमिट इन्होंने किया, ठीक है। ये यहाँ पे GST में भी प्रावधान है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन बन सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, कौन नहीं बन सकता, उसकी क्या लायबिलिटी है और SSC की क्या लायबिलिटी है। और कुछ सब वो बात हो गई, सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ये रहे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले GST में कितने तरीके के रिटर्न होते हैं, कौन कौन फाइल करता है, ठीक है। सारे रिटर्न शायद आपके सिलेबस में है भी नहीं, जितने रिटर्न सिलेबस में है उतने ही पढ़ेंगे। तो पहला रिटर्न है GSTR 1, सारे लोग फाइल करेंगे एक्सेप्ट 4-5 लोग। जब अपन GSTR 1 पे जाएंगे तब एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि कौन GSTR 1 फाइल नहीं करेगा, ठीक है। हर कोई GSTR 1 तो फाइल करेगा ही करेगा, इवन उसने बिजनेस ना किया हो तो भी, बोला ना नील रिटर्न फाइल करना है। यह है आउटवर्ड सप्लाई का, कि जो चीज़ मैंने सप्लाई करी है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट GSTR 2, इनवर्ड सप्लाई ऑटो पॉपुलेट, सबने अपना आउटवर्ड डाल दिया, जिसने आपका नंबर डाला उसमें आपका ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 2 ऑटो प्रिपेयर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। GSTR 3, इनवर्ड आउटवर्ड इनपुट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर इनवॉइस। इनवर्ड आउटवर्ड मतलब GSTR 1 का इनवर्ड की लायबिलिटी और GSTR 2 में इनपुट आउट लायबिलिटी और इनपुट आप एडजस्ट करोगे, चेक करोगे, पैसे पे करने की जिम्मेदारी आएगी तो पहले चालान भरोगे, चालान से आपके कैश लेजर में वॉलेट में पैसा आएगा, फिर आप सेट ऑफ करोगे तो फिर वॉलेट में से पैसा डिडक्ट होके आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो मेन तो सरकार को इससे ही मतलब है, सरकार के पास पैसा फ्री से ही आता है, ठीक है। देन 4 कंपोजिशन वाला है, क्वार्टरली बेसिस पे चलता है, ठीक है। अब क्वार्टरली बेसिस पे नहीं है, ये तो यूँ मान लो इनका एनुअल रिटर्न है। क्वार्टरली बेसिस पे तो इनका CMP08 ये एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म कम चालान है, जिसमें आप सिर्फ टर्नओवर का अमाउंट बताते हो, उसका टैक्स आ जाता है और वो टैक्स आप इस फॉर्म के थ्रू पे कर देते हो। और GSTR 4 तो इनका एनुअल रिटर्न है, पूरा साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करना होता है, ठीक है। देन GSTR 5 NRTP के साथ रजिस्ट्रेशन में क्या पड़ा, इनको 5 दिन पहले ही एडवांस टैक्स जमा करा के 90 डेज के लिए इनको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन मिला
इनको हर 30 डेज में रिटर्न फाइल करना होता है। हर 30 डेज में पढ़ेंगे अपन, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी ड्यू डेट क्या है, रिटर्न्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये फाइल करेंगे। वो अभी तो अपन बेसिक आइडिया ले रहे हैं। 90 डेज के लिए इनका रजिस्ट्रेशन मिला ना, तो हर 30 डेज में रिटर्न फाइल करेंगे। और जैसे ही इनका 90 डे वाला पीरियड खत्म हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि 90 डेज भी सबने 1 तारीख से 30 तारीख वाला ही 90 डेज लिया हो, 15 तारीख से भी लिया होगा। तो जैसे जैसे महीना खत्म होता जाएगा मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, और जैसे ही इनका रिटर्न का रजिस्ट्रेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये पूरा फाइनल रिटर्न भी फाइल करेंगे। ठीक है, अगला है ओइडा। ओइडा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहीं और बैठे होते हैं, तो ये लोग भी GSTR 5, then GSTR 6 input service distributor, then GSTR 7 TDS और GSTR 8 TCS। मेरे हिसाब से ये 5 से लेके कि 8 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 5 मेरे को नहीं लगता ओइडा भी है तो बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ है तो बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ है, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें। अब 9 एनुअल रिटर्न, आप जो क्वार्टरली या मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका एनुअल रिटर्न भी फाइल करोगे। 10 फाइनल रिटर्न, ये फाइनल रिटर्न के बारे में अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, एंड GSTR 11 UIN फॉर रिफंड बाय UNO, यूनेस्को और एम्बेसीज, जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है सिर्फ किसके लिए, रिफंड के लिए, तो वो GSTR 11 फाइल करते हैं कि हमने इतनी चीजें खरीदी है, इतने इनपुट हमने अवेल किए, काइंडली रिफंडेड। ठीक है, ये तो खत्म हुआ हमारा जनरल कि कहाँ कितना स्कोप इस चैप्टर का क्या पढ़ना है। अब शुरू से चलता है कुछ नॉर्मल सी बातें जो मैं अपने लेक्चर में बहुत पहले ही कवर कर चुका हूँ कि व्हाट इज रिटर्न। सो रिटर्न इज अ स्टेटमेंट नंबर 1 कि ये एक पेपर स्टेटमेंट है जो कि आज के आधुनिक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल होता है। इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हो ना जनरल, अभी GST के बारे में बात नहीं कर रहे। स्टेटमेंट हम कहेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट? टेबुलर इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन? स्टेटमेंट बोलते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स furnished by taxpayer to tax department at regular interval. Most important, ऐसा स्टेटमेंट जो रेगुलर इंटरवल पे आपको फाइल करना है तो रिटर्न करेंगे। रेगुलर इंटरवल पे नहीं करना, डिपार्टमेंट ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है और फिर आपको स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो तो इट इज नॉट रिटर्न। रिटर्न तो क्या है, जो रेगुलर इंटरवल पे मैंडेटरी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको फाइल करना ही करना है। ठीक है ना। व्हाई सर क्यों फाइल करते हैं? पहला, ट्रांसफर ऑफ इन्फो, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स एडमिनिस्टर करने में सहूलियत हो, पता पड़े कि इसका कितना टैक्स बन सकता है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम। कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम मतलब कि आप एक्ट का कंप्लायंस कर रहे हो, ये हम कैसे वेरीफाई करें? वो आप ये रिटर्न्स फाइल करोगे, हमें इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे तो ही तो हमें पता पड़ेगा कि आपका कंप्लायंस प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इट इज अ कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इस रिटर्न के थ्रू आपकी लायबिलिटी क्या होती है? फाइनल होती है। प्रोवाइड इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन, हमारे एस्पेक्ट से नहीं है, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से। गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी को रन करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो उनको सारा डेटा कहाँ से मिलता है? हमारी GDP का पता कहाँ से पड़ेगा? कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, कौन सा सेक्टर रिसेशन पे जा रहा है, ये कहाँ से पता पड़ेगा? तो आप सब जो रिटर्न्स फाइल करते हो उसका जो कलेक्टिव डेटा है वो उनके पॉलिसी डिसीजंस के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है, जिसके बेस पे वो क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम, कि सरकार को ये चेक करना है कि कौन चोरी कर रहा है और कैसे चेक करें कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तो वो रिटर्न्स के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेती है। ठीक है, ओके। जैसे अभी केस सुना है ना अपन कि उसके बिल में नंबर गलत हो गया, मान गए कि ठीक है तो गलती है, लेकिन उन्होंने चेक क्या करा? पूरी उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो कहाँ से चेक हुई? उसने जो रिटर्न फाइल किए उसी से तो हुई। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शंस कौन कौन सा है? 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48। बेकार है ये पॉइंट, हम इंडिविजुअल रिटर्न्स पढ़ेंगे। इंडिविजुअल रिटर्न के इंडिविजुअल सेक्शंस है। सेक्शंस में बहुत कम बात लिखी हुई है, ज्यादातर बातें तो रूल्स में लिखी हुई है, तो हर सेक्शन के साथ एक रूल है। ठीक है, तो मीनिंग, मोड्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न, किस किस तरीके से रिटर्न फाइल होता है। पहला, कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल GST कॉमन पोर्टल,
वहाँ पे आप रिटर्न्स के टैब में जाते हो और रिटर्न्स के टैब में जाके जो भी रिटर्न आपको फाइल करना होता है वहाँ इंडिविजुअल फिगर्स पंच करते हो और रिटर्न फाइल करते हो। क्या तारीख है आज? 22। राजस्थान में एप्लीकेबल नहीं है। महाराष्ट्र की डेट है 22, राजस्थान की डेट है 24, और अभी तो किसी का 24 है ही नहीं, क्योंकि ये तो मंथली वाला रिटर्न होगा। कौन सा महीना गया अभी? अगस्त गया ना, तो अगस्त में क्वार्टर एंड थोड़ी है, तो मंथ एंड है, तो मंथ एंड का लास्ट डेट तो 20 तारीख होती है। सितंबर एंड होने के बाद 24 अक्टूबर विल बी द क्रूशियल डेट फॉर अस, क्योंकि उसमें जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर एंड हुआ होगा, तो जितनी भी पार्टीज ने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चूज कर रखा होगा उन सब का GSTR 3B 24 तक हमें फाइल करना है, ठीक है। तो वो आपको दिखा देंगे कैसे फाइल होता है, ठीक है, याद रखना आपका काम। देन ऑफलाइन यूटिलिटीज। ऑफलाइन यूटिलिटीज क्या होती है कि सर अब आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, एक एक जा के पंच करनी पड़ेगी। तो यार मैं दिखाऊं क्या अभी आपको, बहुत लंबा हो जाएगा। तेल लेने का प्रैक्टिकल नॉलेज, अभी पहले पास हो जाओ तो प्रैक्टिकल लेने के लायक रहोगे, नहीं तो वो कोई मतलब नहीं उसका। लॉगिन किया, मल्टीपल टैब्स आए, एक टैब आया रिटर्न का। रिटर्न के टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कौन सा रिटर्न फाइल करना है। तो अपन GSTR 1 सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 कौन सा, आउटवर्ड सप्लाई का, जिसमें आपने जो जो माल बेचा उसकी डिटेल देनी पड़ती है, और 1 में डिटेल देनी पड़ती है इनवॉइस वाइज। सबसे बुरी बात GST और जरूरी भी है कि आपने जितने को माल बेचा है सबका एक एक इनवॉइस की डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा B2B और एक ऑप्शन आएगा B2C, ऐसे करके 9 ऑप्शंस रहते हैं टोटल। मैं B2B पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले डालना है उसका GST नंबर जिसको मैंने सेल किया। नंबर डालते ही उसका नेम एड्रेस आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इसी को सेल किया है। फिर उसके बाद रेट सेलेक्ट करूंगा, रेट सेलेक्ट करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, HSN कोड सेलेक्ट करूंगा, अमाउंट डालूंगा, रेट अपने आप आ जाएगी, टोटल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक एक इनवॉइस की डेटा एंट्री मुझे मैन्युअली जाके वहां GST कॉमन पोर्टल पे करनी पड़ती है। अब किसी व्यापारी ने अगर दिन में 10 इनवॉइस फाड़े हैं, महीने के 300 इनवॉइस हो गए, तो 300 इनवॉइस की एक डिटेल वहां पे जाके उसको करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर एक यूटिलिटी डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप यूटिलिटी डाउनलोड करो। यूटिलिटी एक्सेल फॉर्मेट होता है, उस एक्सेल फॉर्मेट में एक शीट होगी B2B की, उस B2B की शीट में ऑलरेडी कॉलम्स डले हुए होंगे कि यहाँ पे आप क्यों यार मेरे को क्लास मिली है 12:20 पे, तो मैं एक 20 पे छोड़ दूंगा, है ना बेचारा। फिर भी यार उनको थोड़ी पता है, अपन का बर्थडे था, अपन जश्न मना रहे थे। लो तो सुनो, अब वो एक्सेल में कॉलम्स डले हुए होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इनवॉइस नंबर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, पूरा एक्सेल में करके एक्सेल सेव करके एक्सेल GST कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही अपलोड करूंगा सारे डेटा अपने आप ही क्या आ जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे। समझ में आया? इस एक्सेल से फायदा क्या है कि सर मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रहा था, मैं टैली कर रहा था, तो टैली में सारे सेल्स के इनवॉइसेस हैं, तो टैली में से मैं सेल्स रिपोर्ट क्या कर लूंगा, एक्सेल से एक्सपोर्ट कर लूंगा, तो ऑलरेडी एक एक्सेल आ गई। और यूटिलिटी GST कॉमन पोर्टल से आ गई, यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में है, यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में है। बस है क्या कि इनकी टेबल का फॉर्मेट कुछ और है, इनकी टेबल का फॉर्मेट कुछ और है, तो मुझे एक एक कॉलम की चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से सारे GST नंबर कॉपी करूंगा, यहाँ पे GST कॉलम पे आऊंगा, वहां पे पेस्ट कर दूंगा, इनवॉइस नंबर के कॉलम में से इनवॉइस नंबर कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे मैन्युअली एक एक कॉलम कॉपी करूंगा, एक एक कॉलम पेस्ट करूंगा। अगर 10 फील्ड है तो 10 कॉपी पेस्ट में मेरा काम हो जाएगा। 300 अलग अलग तो फाइल ना करने पड़े। हाँ, अमाउंट्स में गलती होने के चांसेस तो खत्म हो गए। अगर ये कॉपी पेस्ट सही कॉलम में नहीं हुआ है तो अपने आप यूटिलिटी अपलोड होने में एरर आ जाएगा, आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये हुआ यूटिलिटी अपलोड। अब सोचो मेरे पास अगर 20 पार्टीज है,
वैसे कंसल्टेंट के पास 100 500 पार्टीज होती है, तो उन सब का ये 10 फील्ड्स भी कॉपी करनी है तो भी कितना टाइम लगेगा, है ना, लगेगा नहीं लगेगा। तो फिर क्या करते हैं सर, फिर अब ये लोग क्या करते हैं कि एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे टैली अपने आप में जीएसपी बन चुका है, अब उसने उस ऑफलाइन यूटिलिटी को ही अपने सॉफ्टवेयर में अकोमोडेट कर दिया है। अब जो टैली की रिपोर्ट जनरेट होती है ना, वो ऑफलाइन यूटिलिटी के फॉर्मेट में ही जनरेट होती है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली वहां से रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली उस एक्सेल फाइल को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आ गए। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमें ये यूटिलिटी प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और यूटिलिटी प्रिपेयर करके हम हाथों हाथ क्या कर देते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। तो काम जो 10 बार का था वो 10 बार का ना होके 1-2 बार का ही रह गया और आसान हो गया। तो ये तरीके होते हैं आपके रिटर्न फाइल करने के, ठीक है। अब जो सप्लायर है उसका टैली नहीं है तो फिर क्या करेंगे सर, तो करना पड़ेगा आपको, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसमें सरकार की क्या गलती है, सरकार ने सारी चीज दे रखी है ना। हम क्या करते हैं, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास टैली नहीं होती, या होती है तो लाइसेंस्ड वर्जन की नहीं होती है, ठीक है, तो या फिर उनका कोई और सॉफ्टवेयर होता है। तो मेरा तो सिंपल सा फंडा है, मेरा क्या, हर कंसल्टेंट यही करता है, वो क्या करता है यूटिलिटी डाउनलोड करके उनको मेल कर देता है और बोलता है कि आपका जो डेटा है ना वो इस यूटिलिटी में कॉपी पेस्ट करके रख दे दो हमको। सिंपल यूटिलिटी होती है, कॉलम्स में नाम लिखे हुए होता है, वैसे ही करना होता है। अगर अकाउंटेंट समझदार है तो अपने आप करके दे देगा। तो वो लोग हमें यूटिलिटी फिल करके सेंड करते हैं, मेल करते हैं। उसमें कुछ छोटे मोटे मंथ वाइज, ईयर वाइज कलेक्शन हमें करने पड़ते हैं, या फिर नई यूटिलिटी में कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने एक बार यूटिलिटी दे दी तो बार बार मैं मेल भी नहीं करता। वो लोग उसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके नया फॉर्मेट बना बना के देते रहते हैं, और यहाँ पे यूटिलिटी चेंज हो जाती है तो बस मुझे थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करना पड़ता है, वो करके हम भी अपलोड कर देते हैं। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जिसको आप मैनुअल लेबर वर्क करते हो, सरकार के हिसाब से ये सारी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनाइज्ड। पेपर फॉर्म में कहीं है ही नहीं ना, हर चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। जो भी करना है सिस्टम पे ही करना है। हाँ, कीबोर्ड दबाना है वो मैनुअल है, लेकिन है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब नो पेपर रिटर्न्स। जीएसटी का तो जन्म ही इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में हुआ है। सेल्स टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले पहले पेपर रिटर्न फाइल करवाते थे। आप बैंक जाते हो तो बैंक में जब भी आपको कोई कैश डिपॉजिट करना होता है या कैश विड्रॉल करना होता है, उसका एक स्लिप भरते हो ना, तो वो स्लिप का एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होता है जो वहाँ पे रहता है, आप निकालते हो, फिल करते हो, दे देते हो। सेम तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न का भी यही तरीका होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वालों ने फॉर्म्स छपवा के रखे होते हैं, डिपार्टमेंट में जाओ, 2-4 फॉर्म ले आओ, फॉर्म में अपना पैन नंबर वगैरह अपनी डिटेल्स फिल करो और उनको दे दो। तो ये था पहले पेपर रिटर्न। अब ये चीज हर डिपार्टमेंट में रख चुकी है, सबके ही रिटर्न्स क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुके हैं। ये सुन लो क्या है, लेकिन ये जो 2 लाइन है इस स्टेज पे नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये सिर्फ रूल्स लिखते हैं कि आपको आउटवर्ड सप्लाई जो भी आपने करी है उसकी डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में होगी, कैसे होगी, टाइमली, ड्यू डेट वगैरह क्या है, एज में भी प्रिस्क्राइब करके बोल देते हैं। तो रूल में सारा प्रिस्क्रिप्शन गिवन होता है। तो आउटवर्ड सप्लाई जैसे ही जीएसटी आया तो मैंने आपको बताया था 10, 15, 20 का इनका मैकेनिज्म था। 10, 15, 20 का मतलब मंथली रिटर्न थे। जब लॉन्च हुआ जीएसटी 1 जुलाई 2017 को रिटर्न का मैकेनिज्म आया, तो वो कैसा था कि ये महीना है आपका अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल के महीने का जो भी आपने डिटेल सबमिट करा है अप टू 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ मई आपको फाइल करना है जीएसटीआर 1, जिसमें आप सारा आउटवर्ड सप्लाई डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद अगले 15 तारीख तक 15 मई तक आपको फाइल करना है जीएसटीआर 2। अब ऑटो पॉपुलेट नहीं था, इनिशियली ऑटो पॉपुलेट नहीं था। इनिशियली तो आपको इन्फॉर्मेशन फाइल ही करनी पड़ती थी कि ये परचेज, ठीक है। तो ये 15 तक 2 और 20 तक
20 मई तक आपको फाइल करना था GSTR 3B 1 और 2 के बेस पे टैक्स जमा कराना था। तो ये यूँ कहने लगे कि अबे ओ तुम्हारे पिछले महीने के रिटर्न फाइल करते करते मेरा ये महीना खत्म हो गया और फिर अगले महीने वापस से 3 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो GSTR 2 तो जब से GST लॉन्च हुआ है तब से किसी ने फाइल ही नहीं किया। प्रोविजन आया कि फाइल करना है, लेकिन पब्लिक ने एग्रेशन दिखाया तो उन्होंने कहा चलो अभी रहने दो, अभी ऑटो पॉपुलेट कर लेते हैं, अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो। उसके बाद तो फिर उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया कि अब तो हम हमेशा ही क्या करेंगे, ऑटो पॉपुलेट करेंगे, आप 3B में क्या कर लो, इसको क्लेम कर लो। ठीक है, तो भाई जब एक्ट आया सेक्शन 37 क्या कहता है कि आपको आउटपुट डिटेल सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये 2 लाइन समझा देता हूं मैं। पहले सेक्शन 37 में जो GSTR 1 था वो मंथली था सबके लिए, कोई छोटे बड़ों के लिए। पब्लिक नाराज थी, इनको इलेक्शन में प्रॉब्लम हो ही रही थी, हर इलेक्शन में GST का मुद्दा आता ही था कि व्यापारी इनसे परेशान है। तो इन्होंने पहले GST 2 को डेफर कर दिया कि बाद से, अभी फाइल नहीं करना, 2 बाद से फाइल करना। कभी ला ही नहीं पाया फिर उसको। फिर अगले इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हाँ हम जानते हैं आपको मंथली रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप क्या कर लो, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर लो। और जैसे ही क्वार्टरली की बात हुई तो प्रॉब्लम जनरेट होने लग गई, ये समझना अच्छे से। क्योंकि मैं अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूँ और ये ऑप्शन है, चाहो तो मैंने क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया, पर इन लोगों ने तो अभी भी मंथली है, तो मैं तो मेरे डिटेल्स कब दूंगा, अप्रैल में और जून के बाद जुलाई में। और इनको तो मेरे अप्रैल महीने की जो सेल है, इनको तो डिटेल कब चाहिए, मई में ही चाहिए। तो फिर सरकार ने कहा चल ठीक है, तो तेरा रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना, लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF देते हैं हम तेरे को, कि तेरे ऐसे कस्टमर जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, तुझे उनको इनपुट मंथ के मंथ पहुंचाना है, तो तू हर महीने के एंड में IFF फाइल कर देना। ठीक है, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो कि ऑप्शनल है, B2B के लिए है, इनवॉइसेस फाइल करने के लिए। अगर टर्नओवर 50 लाख तक है तो ठीक है, तो आपका जो GSTR 1 है वो तो 3 महीने में जाएगा, IFF हर महीने जाएगा। फिर IFF में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन कि IFF हर महीने जाएगा, तो क्वार्टर के पहले 2 महीने IFF जाएगा, तीसरे महीने में तो GSTR 1 ही जाएगा। IFF तो मर्जी है आपकी, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, GSTR 1 तो करना ही करना है। तो जो लोग IFF में रह भी गए उनका भी डिटेल आप कहाँ डाल दो, GSTR 1 में डाल दो। जिनका आपने IFF फाइल कर दिया उनका भी GSTR 1 तो फाइल करना है ही सही, नहीं तो आपके IFF फाइल करते ही ऑटो पॉपुलेट वो हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बहुत लंबा चौड़ा है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।